तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर फिजिक्स क्लास 12th। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 4 में हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कुछ मटेरियल्स के बारे में, जिससे हम बोलते हैं कंडक्टर्स, हम पढ़ेंगे इंसुलेटर्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद कि डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और डायलेक्ट्रिक्स का यूज क्या हमारे पास कैपेसिटर में। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, यानी एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर करता है। और थोड़ी बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन ए कैपेसिटर, यानी जब दो कैपेसिटर को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज ट्रांसफर होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे एनर्जी लॉस इन ए कैपेसिटर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स? तो बोलते हैं कंडक्टर्स कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, विच कैन मूव फ्रीली इन द मटेरियल बट कैन नॉट लीव इट। बात करते हैं कंडक्टर्स क्या है, तो कंडक्टर आर दो मटेरियल्स जिसके पास विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट कैन नॉट मूव, है ना, कैन नॉट मूव आउटसाइड द मटेरियल, है ना, बट दैट कैन मूव फ्रीली इनसाइड द मटेरियल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अंदर तो फ्रीली मूव कर सकते हैं लेकिन उसको बाहर नहीं जा सकते हैं, है ना। तो सिंपली बात करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्रीली मूव कर सकते हैं मटेरियल के अंदर बट कैन नॉट लीव इट। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल बात करें तो हमारे पास होता है कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। सिंपल बात कर सकते हो मेटल को लेकर, ना। तो जितने सारे मेटल्स है सारे हमारे कंडक्टर्स है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बोलते हैं इंसुलेटर। व्हाट आर इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स क्या है? तो कहते हैं इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स व्हिच डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रीली इनसाइड द मटेरियल। दैट मीन्स कि इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो उस मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास सिंपल से एग्जाम्पल होते हैं इंसुलेटर की बात करते हैं, उसको बोलते हैं वुड बोलते हैं, हम रबड़ बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं इंसुलेटर्स के। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक्स। क्या बात डायलेक्ट्रिक्स, है ना, जो क्वेश्चन आता है वो आपका डायलेक्ट्रिक्स से ही पूछा जाता है। कंडक्टर इंसुलेटर जस्ट एक आपको नॉलेज होना चाहिए, इससे बता दिया। जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है डायलेक्ट्रिक्स से। तो व्हाट आर डायलेक्ट्रिक्स? तो सिंपली डायलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स, है ना, डायलेक्ट्रिक्स भी इंसुलेटर्स ही हैं whose property get modified on the application of electric field। मतलब कि ऐसे मटेरियल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएं तो उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज कर जाती है ना। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, तो जिसकी whose property get modified on the application of electric field। एग्जाम्पल बात करें तो वाटर, ग्लास, एयर, वैक्यूम, रबर, पेपर, etc, दिज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। हम बात करते हैं कि ये तो क्या बात हो गई डाइलेक्ट्रिक की। अब बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स के होते हैं। तो फिर बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, है ना। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, सेकंड को बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नाउ व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कॉन्साइड इन दिस एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना। एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसके? इंसुलेटर्स के। तो कह रहा है कि ये डाइलेक्ट्रिक्स या ये इंसुलेटर्स वो हैं जिनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं करते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट कहता है कि अनसिमेट्रिकल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसलिए कॉन्साइड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनका जो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक, थर्ड बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो याद रखना कि ईच मॉलिक्यूल, है ना, जितने भी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उसके ईच मॉलिक्यूल का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा ऑलवेज, है ना। यदि एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें, अगर एक पोलर डाइलेक्ट्रिक के एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसका एक क्या रहेगा? अपना एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा। लेट्स वी टेक सम एग्जांपल ऑफ दैट। सो व्हाट एग्जांपल इज कॉल्ड HCl, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। इन केमिस्ट्री ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड वी नो दैट, है ना, जानते हैं कि इन HCl में हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। अच्छा, दोनों चार्ज, एक प्लस होगा एक माइनस होगा और दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, मतलब कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, बस एक रहेगा प्लस एक रहेगा माइनस। तो हम जानते हैं कि इस टाइप की चीज को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप की चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ होगा? तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। तभी कहा था कि इससे क्या होता है कि इसके तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं करते हैं, अलग अलग है। ठीक, सिंपल बात। अनसिमेट्रिकल शेप होता है, इसका शेप कोई सिमेट्रिकल शेप नहीं है। सिमेट्रिकल शेप कहाँ आएगा वो ही बताएंगे, इसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल शेप है। और कहता है इस एक मॉलिक्यूल का, दिस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ HCl हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। लेट्स चेक द सेकंड एग्जांपल ऑफ
H2O वाटर, वाटर की बात करते हैं तो वाटर में बात करते हैं सिंपली, वाटर में हम ऐसा कहते हैं कि दिस वाटर मॉलिक्यूल है ना, दिस वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना। इन द सिमिलर वे ऑक्सीजन पर होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऐसा करने से क्या होगा कि इस पर एक डायपोल मोमेंट आ जाएगा, किधर से किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की ओर, ये हो जाएगा डायपोल मोमेंट। और इनका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में, यानी हो जाएगा इसका नेट डायपोल मोमेंट, ठीक, जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है पी से। मतलब इसका क्या होगा, इसका एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। ये बात कही हमने पोलर डायलेक्ट्रिक्स की। बात समझ आ गई। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बोलते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है इसको बोलते हैं नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। मैंने कहा कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक्स, सेकंड को बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। नाउ व्हाट इज नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स? सो वी डिफाइन दैट the dielectric in which center of positive and negative charge coincide in these atoms or molecules। इसमें कहते हैं कि इनका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कॉन्साइड कर जाता है, जनरली कॉन्साइड करता है, हो भी सकता है नहीं भी, हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं दिस डायलेक्ट्रिक्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड इन दिस एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पर कॉन्साइड कर जाएगा, है ना, इस टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। इस टाइप के जो भी हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक सिमेट्रिकल शेप दिखाई देती है मॉलिक्यूल्स की, है ना। अगर मॉलिक्यूल्स होगा तो उसमें एक सिमेट्रिकल शेप होगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स कैसे होगा, तो मॉलिक्यूल्स क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलकर बनते हैं, 2 और मोर देन 2 एटम्स से मिलकर के बनता है हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सिमेट्री हमें दिखाई देती है। और व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक do not have or does not have any permanent dipole moment। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का कोई अपना परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। फर्स्ट यहाँ पर बात करते हैं H2O, मतलब H2 मतलब होते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, इसका कोई अपना डायपोल मोमेंट नहीं होता है, यानी इसका अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल रखना, एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें, एक सिंगल मॉलिक्यूल का इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। सेकंड बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा पार्शियली और कार्बन पर होता है पॉजिटिव। लेकिन इसमें अगर हम अब इसका जो डायपोल मोमेंट का लिखना चाहें तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कहां से होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। इसका भी क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। सो ये हो गया हमारा डायपोल मोमेंट पीपी। अब क्या है कि यहां पर दोनों का डायरेक्शन कैसा है, इक्वल है एंड अपोजिट है, सच दैट अगर इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो इसका बन जाता है 0। यानी इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स है इसका जो एक सिंगल मॉलिक्यूल्स का जो डायपोल मोमेंट होगा वो 0 होता है। बात समझ आ गया। हमने बात किया पोलर और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स की बात हमने यहां पर की। बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। अब बोलते हैं कि अभी मैंने कहा था कि सिंपल मैंने बताया कि एक पोलर डायलेक्ट्रिक होता है, एक हमारा होता है नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। अब बात करते हैं कि इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस टाइप के मटेरियल्स को, दैट मीन्स की पोलर डायलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स को अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कहते हैं कि फर्स्ट बात करते हैं हम पोलर डायलेक्ट्रिक की बात करते हैं। तो पोलर डायलेक्ट्रिक की जब बात करते हैं तो याद रखना कि जब एक्सटर्नल फील्ड हमने नहीं लगाया है ना, जब हमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है तो इनका जो टोटल डायपोल मोमेंट होता है वो 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, अभी जो भी डायलेक्ट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होता है, वो रैंडमली क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और इस पूरे का जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा, मतलब इस पूरे का जो टोटल डायपोल मोमेंट आएगा वो 0 होगा। याद रखना एक सिंगल मॉलिक्यूल का तो होगा अपना, है ना, एक सिंगल मॉलिक्यूल का अपना डायपोल मोमेंट होगा। जितने सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं सबका अपना अपना डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन ओवरऑल हो जाता है 0। क्यों? क्योंकि इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबका जो ओरिएंटेशन होता है रैंडम। अब रैंडम ओरिएंटेशन होगा तो एक डायपोल मोमेंट दूसरे के डायपोल मोमेंट को कर देता है कैंसल आउट, और इस टाइप से टोटल डायपोल मोमेंट कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 0। ठीक है, तो बोलते हैं कि द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर डायलेक्ट्रिक इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज 0। क्या कहा मैंने कि जो टोटल डायपोल मोमेंट होगा किसका, एक पोलर डायलेक्ट्रिक्स का, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इसका जो पूरा टोटल डायपोल मोमेंट होगा इस पोलर मॉलिक्यूल्स का, डायलेक्ट्रिक का, वो 0 हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द रैंडम ओरिएंटेशन, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। बट इन एक्सटर्नल फील्ड, बट इफ यू अप्लाई सम एक्सटर्नल फील्ड इन दैट मींस इन द सेकंड फिगर, इसमें याद रखो। लेकिन जब अगर हम जैसे इसमें अगर हम एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, तो क्या होता है कि इसमें एक नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है।
ठीक है, ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, क्योंकि क्या करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सबको अलाइन कर देता है, सबको एक डायरेक्शन में फिक्स कर देता है ना। आपको थोड़ा देखना है तो अब मेरे को थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ देखो कि सबका नेगेटिव साइन एक साइड आ गया है ना, सबका नेगेटिव चार्ज जो है, जो नेगेटिव चार्ज वो आ जाएगा एक साइड, और जितने पॉजिटिव चार्ज है वो चले जाएंगे एक साइड। इससे क्या होता है कि एक नेट डाइपोल मोमेंट हमारा यहाँ पर बन जाता है, और इस नेट डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर एक नेट डाइपोल मोमेंट हमारा ये बन जाता है ना, मतलब एक नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर होगा। फर्स्ट वाले केस में नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, वो होता है जीरो। तो ये मैंने बात किया किसके लिए, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, ठीक है। बात करते हैं व्हाट हैपेंड विद द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इफ यू टॉक अबाउट द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो कहते हैं कि जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होगा कि जब एक्सटर्नल फील्ड, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं लगाया, मतलब उसकी वैल्यू अगर जीरो है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। वो ऐसे भी इसलिए भी होता है, सोच लो, क्योंकि किसी एक मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट है नहीं, तो सब, यानी सबका डाइपोल मोमेंट अगर जीरो जीरो है तो सबको ऐड करने पर भी कितना आ जाएगा, जीरो ही रहेगा। तो कहता है नेट डाइपोल मोमेंट, बोलते हुए नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो, है ना। दोनों में होता है, चाहे वो बात करोगे पोलर की बात करो, चाहे बात करो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो दोनों का डाइपोल मोमेंट जीरो जीरो होता है। बट इफ यू अप्लाई सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जैसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसमें अप्लाई कर दोगे, क्या होता है कि जो हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स था, इसके पास भी कुछ नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है, यानी इस पे क्या होगा, इसमें भी एक नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास आ जाएगा। दैट मीन्स कि इन एक्सटर्नल फील्ड देयर इज नेट डाइपोल मोमेंट, है ना, दे नोट नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। यानी जब एक्सटर्नल फील्ड हम जैसे इसमें अप्लाई करोगे तो इसमें भी एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। बात समझ आ गया, ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। बहुत रेयरली है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है ना, एक बार इसको बस माइंड में याद रख लेना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, बाकी डायग्राम वगैरह आपको बनाने कभी आता नहीं है, तो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गया। तो हमने बात किया इन एक्सटर्नल फील्ड में क्या होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ और क्या होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसको बोलते हैं इफ कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर, जैसे बात करते हैं, मान लो लेट्स सपोज बात करते हैं कि इफ आई हैव ए कैपेसिटर, सबसे हमारे पास एक कैपेसिटर है यहाँ पर, ठीक है। कहा कि इस कैपेसिटर का जो एरिया है, जो प्लेट का एरिया, वो कितना एरिया है, एरिया मान लो अगर ए है, ठीक। तो हमने बोला कि एरिया, है ना, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट हमने बोला, तो लेट्स सपोज एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू ए, ठीक। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, अगर डी है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, तो डी क्या हो जाएगा, डी हो गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। मैं लिखता हूं सिंपल डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक। अब इसको अगर आप जैसे ही अब बात करते हैं, सबसे पहले कि हमने क्या किया ना, बात करते हैं कि लेट सपोज कि यहां पर कुछ पार्ट को हमने डाइलेक्ट्रिक से फिलअप कर दिया है, और जिस पार्ट को हमने डाइलेक्ट्रिक से फिलअप किया है उस पार्ट का थिकनेस टी है, ठीक है, कितना है, थिकनेस टी है। तो और इस पार्ट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, वो के है, के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो व्हाट इज द टी, व्हाट टी को क्या डिफाइन करोगे, तो बोलोगे टी इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ना, ये क्या है, कॉल्ड थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक। केज क्या है, ये को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। देखो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपके एग्जाम में कभी कभी इससे पूछा जा सकता है। तो डेरिवेशन बड़ा सा सिंपल सा डेरिवेशन है ना, आप इसको ये समझ सकते हो, कोई बहुत हार्ड रूल नहीं है इसमें, बड़ा सिंपल चीज आपको याद रखना। बात करते हैं, मान लो इसको हमने एक बैटरी से लगाया है ना, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया तो इस पर चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया, तो लेट सपोज इस पर चार्ज आ गया प्लस क्यू चार्ज, इस पर चार्ज आ गया माइनस क्यू चार्ज, प्लेट पे दो प्लेट है तो उस पर चार्ज आता है, एक पे चार्ज आ गया प्लस क्यू, एक पे चार्ज आ गया हमारा माइनस क्यू। अब इसके प्लेट के बीच का क्या होगा, इसके प्लेट के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। जैसे इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा, इस बैटरी का वोल्टेज कितना था V, तो क्या करेगा, जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ये कैपेसिटर हमारा कब तक चार्ज होगा, जब तक इस प्लेट्स, ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके प्लेट के बीच का, इसके ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस V ना हो जाए।
अगर जैसे ही इसके प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा, मतलब ये इतना ही चार्ज होल्ड कर पाएगा, रोक पाएगा अपने पास। ठीक, तो हम बात करते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज सिग्मा। सिग्मा बोलते हैं ना चार्ज डिवाइड बाय एरिया को बोलते हैं, इसको मैं कहता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो इसके प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हम लिखते हैं इसका प्रूफ क्या करते हैं, तो इसके प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा V, है ना। तो V इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी, मतलब कि इसके प्लेट के बीच का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है ना, एक बार अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज क्यों करता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, हाफ पार्ट में हमने मतलब इसके जो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ फिलअप नहीं किया, मतलब वहां पर एयर है। तो मान लो अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमने बोला ई नॉट है। ठीक, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नॉट। ठीक, जहां पर हमने डायरेक्ट फिलअप किया, अब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है वो होता है ई नॉट बाई के हो जाता है। ठीक है, रखना इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है जैसे ही डायरेक्ट्रिक फिलअप करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, जहां एयर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा, और जहां पर डायरेक्ट्रिक है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं कि ऊपर का थिकनेस, जो डायरेक्ट्रिक का थिकनेस टी है, तो जितना पार्ट एयर है उसका थिकनेस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा डी माइनस टी। ठीक है, क्यों हो जाएगा देख लो, टोटल डी था, है ना, टोटल डी में से डायरेक्ट्रिक का थिकनेस टी हो गया, तो कितना बच गया, डी माइनस टी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको डेरिवेशन हमें चाहिए, बस इतना ही आपको डायग्राम याद रखना है। सो देखो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है एयर में, वहां का थिकनेस कितना है, वहां है डी माइनस टी। ठीक, प्लस बात करते हैं जहां पर डायरेक्ट्रिक फिलअप है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट बाई के। ठीक, और यहां का इस डायरेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है वो लिख लिया हमने टी। क्या करते हैं हम यहां से ले लेते हैं कुछ कॉमन। कॉमन क्या आएगा, यहां से ई नॉट आ गया हमारा कॉमन, तो बोलेंगे ई नॉट हो जाएगा ये डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक, अब ई नॉट क्या है, ई नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होगा, जो बात करते हैं ई नॉट की वैल्यू होती है जब कुछ नहीं होता, अगर एयर होता तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहां पर, इसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर नहीं देखा है तो आप देखो मेरा लेक्चर नंबर 3 देखना, जहां पर मैंने प्रूफ किया था कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसके कब, जब वहां पर सिर्फ एयर हो। तो आपने बताया था कि वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है जब एयर हो। तो यहां पर ई नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं कि सिग्मा की वैल्यू क्या होती है इक्वेशन नंबर से, तो सिग्मा की वैल्यू होती है वो क्यू बाई ए होती है, यानी इसको लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या करेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको यहां पर पुट कर दो, तो यहां बोल सकते हैं v इक्वल टू, बोल सकते हैं v इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इनटू हो जाएगा ये d माइनस टी प्लस टी बाई के, वेर की कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात समझ गया यहां तक। अब यहां से चलते प्रूफ करने के पार्ट। अगर हम बताओ कि, तो भी बताओ q बाई वी कितना हो जाएगा, है ना, q बाई कितना हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ टर्म को हम रीअरेंज कर रहे हैं, ध्यान रखना मैं टर्म को सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूं, इस v को नीचे ले जाना। ठीक है, ये v नीचे आ जाएगा और ये a बाई एप्सिलॉन नॉट ये चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और डिवाइड बाई, फिर देखते हैं यहां पर ये जो पूरा का पूरा जो टर्म है ना, ये जो पूरा का पूरा टर्म है इस ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा का पूरा जो टर्म होगा ये कहां आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट का टर्म आ जाएगा इस v के नीचे, नंबर इस साइड आ जाएगा। तो हमने क्या किया, टर्म को बस रीअरेंज कर रहे हैं, v को इधर भेजना, a एप्सिलॉन नॉट को राइट को लेफ्ट हैंड भेजना, ऊपर चला जाएगा, और ये पूरा का पूरा टर्म जो q के साथ मल्टीप्लाई था ये इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, यानी इसको हम लिख सकते हैं ये कि ये हो जाएगा हमारा d माइनस टी प्लस टी बाई के। बस इतना ही हो गया हमारा प्रूफ, है ना, प्रूफ का पार्ट लगभग हमारा हो गया कंप्लीट। क्यों, अब q बाई ए को क्या बोलते हैं, चार्ज डिवाइड बाई, हम पढ़े ना, सिंस वी नो दैट q इक्वल टू सी वी, है ना, तो v, तो दैट मीन्स कि c इक्वल टू क्या हो जाएगा, q डिवाइड बाई v, यानी अगर हम यहां से q बाई v को हम क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स q डिवाइड बाई v को हम लिख सकते हैं c, यानी कैपिटल, यानी c इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई d माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक, तो यहां से हो जाता है हमारा ये प्रूफ,
इसको हमें प्रूफ करना था, पता था ना कि इफ कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो उसके जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ये होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई बोर्ड। स्टेट बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, कर लो तो अच्छी बात है, बट फॉर द स्टेट बोर्ड आप याद रखना कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विथ एयर, जब सिर्फ एयर हो तो कितना होता है कैपेसिटेंस, उसका प्रूफ कर लेना। बाकी जो सीबीएसई बोर्ड है उनके लिए है ना, या जो आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये डेरिवेशन। कुछ बात करते हैं कुछ स्पेशल केस की। अगर हम बात करते हैं कि अगर इफ डी इक्वल टू टी हो जाए ना, इफ डी इक्वल टी हो जाए मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ ऐसा बोल सकते हैं नॉट डी, लेट सपोज हम कहते हैं कि अगर थिकनेस है वो अगर डी के इक्वल हो जाए है ना, यानी हम कहते हैं कि इसको हम कंप्लीट फिलअप कर दे रहे हैं डाइलेक्ट्रिक से है ना, मतलब इसको बोलते हैं कंप्लीट फिलअप कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक से, तो बोलते हैं कंप्लीट है ना, यानी कंप्लीट डाई इलेक्ट्रिक से इसको अगर हम फिलअप कर दें तो जो इसका जो फॉर्मूला आएगा कैपेसिटेंस का वो हो जाएगा, याद रखना K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी। ठीक है, तो जिसको अगर हम कंप्लीट अगर डाइलेक्ट्रिक से फिलअप कर दें तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है वो होता है C इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी। इसको बड़ा अच्छे से लेना, जो आपका एग्जाम में प्रूफ पूछा जाता है अक्सर। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है। जैसे बात करते हैं कि क्या होता है, जैसे मान लो लेट सपोज मैंने कहा कि एक हमारे पास दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, ये हमारे पास हो गया प्लेट्स, इट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कह रहा है कि इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C है, ठीक, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी जो वोल्टेज है वो हमने V दिया, ठीक, मान लो 5 वोल्ट 10 वोल्ट समथिंग हमने अप्लाई किया। क्या कि जैसे अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस पर चार्ज स्टोर हो जाएगा, मतलब चार्ज स्टोर का मतलब होता है इस पर चार्ज आ जाएगा, इसको बोलते हैं चार्ज इम्बैलेंस हो गया, मतलब कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया ना, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो कुछ चार्ज इधर से इधर जाके हो गया ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया इस प्लेट पे, तो दूसरे प्लेट पर जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे यहाँ पर आएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और सिंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो यहाँ पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक, तो कह रहा है कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी ना, मैंने कहा था कैपेसिटर स्टोर एनर्जी, अब देखना मैंने कहा था चैप्टर 1 में जब मैंने लेक्चर 1 का तो मैंने कहा था कि एक कैपेसिटर ऑलवेज स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किस फॉर्म में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के फॉर्म में, वो भी कैसे, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर ऐसे ना। सो दिस कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक, तो हमें पढ़ना है इसमें सिर्फ फॉर्मूला, नो डेरिवेशन है ना। सीबीएसई बोर्ड या किसी बोर्ड की बात करो तो हमें डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। तो हम जो बात करेंगे यहाँ पर इसके एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर की बात करेंगे तो हम ये तो देखेंगे यहाँ पर टोटल हमारे पास 3 फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आएगा, एक तो रहेगा कैपेसिटेंस C, सेकंड है चार्ज और थर्ड हमारे पास है वोल्टेज V, है ना। इन तीनों के टर्म में हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आएगा। बात करते हैं जब हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं तो जो फर्स्ट फॉर्मूला आता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस फॉर्मूला होता है Q²/2C, मतलब जब हमें क्या गिवन रहेगा, जब हमें गिवन रहेगा चार्ज एंड गिवन रहेगा कैपेसिटेंस तो हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हाफ CV², इसको क्या लिखते हैं, लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, ठीक है। इसको अब इसको मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं एक फॉर्मूले से। और जो थर्ड फॉर्मूला आता है इसको बोलते हैं Q/V/2, मतलब ये होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, इसमें कैपेसिटेंस नहीं आएगा। तो जो पहला फॉर्मूला देखोगे तो उसमें क्या आता है, उसमें हमारा वोल्टेज नहीं होगा, चार्ज और कैपेसिटेंस रहेगा C। सेकंड वाले फॉर्मूले में हमारा चार्ज नहीं रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज। और जो बात जो थर्ड फॉर्मूला बनेगा, इस थर्ड फॉर्मूला देखना कि यहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा चार्ज एंड वोल्टेज। तो किसी के टर्म में हमसे पूछा सकता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है हमारा ये वाला, है ना। ये फॉर्मूला होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला इन टर्म्स कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज। थोड़ा सा आपको दिखाओ कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, इसका हमें डेरिवेशन तो पढ़ना नहीं है, बताता हूँ। जैसे मान लो मिला कि U इक्वल टू हो गया मान लो Q²/2C, ठीक है। तो ये हाफ C² आता कहाँ से, तो बोलेंगे चलो ये हो जाएगा 1/2 और C हो गया। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि सिंस वी नो दैट Q इक्वल टू होता है CV, जब पता है Q इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। तो जहां पर Q² था उसको हम लिख सकते हैं ये C² इंटू V², क्योंकि Q इक्वल टू CV है तो Q² क्या हो जाएगा, C² इंटू V²। अब यहां से C यहां से C कैंसल आउट हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास बच गया 1/2 CV²। तो एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ बन गया। तो मैंने कहा था कि हमारे पास जो 3 फॉर्मूले बनते हैं तो पहला फॉर्मूला तो यहाँ बन गया, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने सेकंड फॉर्मूला भी कैलकुलेट यहाँ पर कर लिया।
बात समझ आ गया। अब करते हैं थर्ड फॉर्मूला कैसे आएगा। अब थर्ड फॉर्मूला जो आएगा वो यहां से आता है, देखो कैसे। u इक्वल टू हो जाएगा 1/2, है ना। अब ये लिखा सी वी स्क्वायर, तो क्या सी वी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, c इंटू वी इंटू वी, वी इंटू वी स्क्वायर बन जाएगा, फिर से बात बराबर ही है। लेकिन ऐसा करने से मुझे बेनिफिट क्या हुआ, ऐसा करने से मुझे बेनिफिट ये हो गया कि 1/2, अब ये जो सीवी था ना, जो मैंने लिखा सीवी, ये सीवी है क्या, ये तो क्यू है, तो इसको हम इस वी को लिख सकते हैं क्यू लिख सकते हैं, और एक वी हमारे पास ऑलरेडी बचा हुआ है। मतलब कि एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर का एक और जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया वो हो गया u इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू वी। ठीक है, तो ये जो टोटल 3 फॉर्मूले थे जो मैंने कहा आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें जो सेकंड ये फॉर्मूला आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी दोनों फॉर्मूले भी हैं, एग्जाम में आ सकता है, आपको याद होना चाहिए, लेकिन यही 3 फॉर्मूले होते हैं। इस 3 फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं होता है। बात समझ आ गया इतना क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। बात करते हैं व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसका भी प्रूफ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये प्रूफ मैंने लिखा हुआ है, नो प्रूफ, है ना, लिख लेना नो प्रूफ, इसे करना नहीं है हमें, ठीक। तो हमें फॉर्मूला याद क्या रखना है, तो जो हमें फॉर्मूला एग्जैक्टली याद रखना है वो कुछ हमें ये वाला फॉर्मूला रखना है लास्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि मान लो लेट्स सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक, दैट इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट मींस वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कह रहा है इसका जो प्लेट का एरिया है ना, इसके जो प्लेट का एरिया वो कितना है, प्लेट का एरिया हो गया ए, ठीक, और इसके प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया डी। तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, यहाँ पर चार्ज होता था प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर आ जाता माइनस क्यू चार्ज, जब इसको हम चार्ज कर देंगे तो ये हुआ आफ्टर चार्जिंग, है ना, जब चार्ज आ गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था प्लस चार्ज से माइनस चार्ज, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, चार्ज की ओर बन जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेट के बीच में है। यानी एनर्जी कहाँ स्टोर है, एनर्जी स्टोर होता है इन बिटवीन द प्लेट्स। तो एनर्जी कहाँ स्टोर होगा, पहली बात रखना, तो इसे बोलते हैं एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, तो बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में एनर्जी स्टोर होती है। और किस फॉर्म में होती है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में ये स्टोर होती है। बात समझ आ गया कि बिटवीन द प्लेट्स होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में स्टोर होगा। तो एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं स्मॉल यू से, ऐसे बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एनर्जी को जो पे आता है हाफ सी वी स्क्वायर, जिसको आप जब इसको आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाता है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बट वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द डायरेक्ट बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड ई द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कुछ पॉइंट रखना है, जैसे यहाँ पर बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है यहाँ पर एडी, है ना। इसके एरिया को, यानी इसके प्लेट के जो पैरेलल प्लेट्स है, इसके एरिया को जब आप डिस्टेंस से डिवाइड से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो हमारा आता है एरिया आता है। इसको याद रखना, कॉमन चीज़ है जो हम क्लास 9th 10th में भी हम पढ़ के आए हैं, तो नहीं पढ़ाया तो याद रखना कि वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेना, या एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि एरिया सेम होना चाहिए, जहां से जहां तक आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, टॉप से लेकर बॉटम तक एरिया सेम होना चाहिए। या इस प्लेट की बात करें तो जो एरिया इसके लेफ्ट हैंड साइड का एरिया है उतना एरिया राइट हैंड साइड का होना चाहिए, तभी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए इंटू डी, ठीक है। बाकी हमें कुछ प्रूफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रूफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंपली वैल्यू पुट किया है कि सी की जगह मैंने पुट किया है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी, और वी हो गया हमारा पोटेंशियल वोल्टेज, वोल्टेज को इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, है ना, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिफाइन करते हैं इंटू डी। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम चीज़ों को हमने थोड़ा सॉल्व किया है, सॉल्व करके क्या बनेगा, तो बनेगा ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ए ई स्क्वायर इंटू डी, क्योंकि यहाँ से कुछ डी का टर्म कैंसल होने वाला है, क्योंकि यहाँ नीचे डी है ऊपर डी स्क्वायर है, तो एक डी कैंसल होगा, ऊपर डी बच जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस एप्सिलॉन नॉट और ई को हम ले जाएंगे एक साइड, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, जो बच जाएगा वो बच जाएगा ए इंटू डी, और ए इंटू डी को हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम। तो हमारे पास जो इसका जब प्रूफ करके बात करें तो ये हो जाएगा हमारा एनर्जी, ठीक। और जब इसी को आप डिवाइड कर दोगे एडी से, एडी मतलब इधर ले आना, तो हो जाएगा वॉल्यूम, तो यही बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, ठीक है। तो
सिंपल सी बात है, मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बात याद आएगा अच्छे तरीके से। बोलते हैं इंटेंसिटी प्रूफ नहीं पढ़ना है। और कुछ बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं, तो अभी इसको हम प्रूफ बाद में कराएंगे। सिंपल याद रखना कि जब भी किसी इस टाइप का अरेंजमेंट हमें गिवन है ना, दिस इज वैलिड ओनली फॉर द सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड और नीट वाले में ये क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर। तो कह मान इसको हमने जोड़ दिया बैटरी से, इस बैटरी का वोल्टेज कितना है V, और हमारे पास टोटल कितने कैपेसिटर हैं 5, C1 C2 C3 C4 5 है ऐसे। और इस टाइप का जब अरेंजमेंट होगा तो इस टाइप के अरेंजमेंट को लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं ना। व्हीटस्टोन का मतलब होता है गेहूं पत्थर का पुल, हिंदी बोलो तो व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है गेहूं पत्थर का पुल है, एक होता नहीं है, बस ऐसे कह सकते हैं। तो लेट सपोज मैंने कहा कि है ना, क्वेश्चन आता है कि जब पोटेंशियल B का और D का सेम हो जाए, है ना, तो C5 कैपेसिटर से, है ना, नो चार्ज फ्लो, है ना, नो चार्ज फ्लो थ्रू C5, यानी जो मिडिल में जो हमारे पास जो कैपेसिटर है, ठीक कह रहा हूं, जो मिडिल में हमारे पास जो भी कैपेसिटर है C5, यानी इससे कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता। इसका मतलब होता है कि इसको आप यहां से गायब कर सकते हैं, मतलब इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, और ऐसा कब होगा, जब B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो जाए, यानी B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो जाए। और B और D का पोटेंशियल सेम कब होता है, ऐसा तब होता है जब एक रिलेशनशिप याद रखना कि C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो जाए। यानी अगर ये रेशियो भी बराबर हो जाए, यानी C1 और C2 का रेशियो इक्वल हो जाए C3 और C4 के, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस कंडीशन में बीच वाले कैपेसिटर से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है। ठीक, तो इसके बाद पूछा था कि बताओ इस टाइप के अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इस टाइप का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो इक्विवेलेंट जो इस टाइप का जो हमारा अरेंजमेंट होगा, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसका फॉर्मूला हम बताते क्या होता है। तो जैसे इस बीच वाले को अगर आप गायब कर दोगे, है ना, मैंने कहा आप जैसे इस बीच वाले को गायब कर देना। गायब करने का मतलब होता है कि समझो यहाँ पर कुछ है भी नहीं, मतलब इस वाले को आप गायब कर दो। ठीक, ये मान लो यहाँ पर है नहीं, यहाँ कोई कनेक्शन है ही नहीं। अगर यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है तो मतलब इसको गायब कर दिया हमने, C5 को गायब हो गया, सब कोई काम नहीं रहा। तो अब चार्ज क्या होगा, अब जो भी चार्ज होगा वो ऐसे फ्लो करेगा, है ना, जो भी चार्ज होगा वो हमारा कुछ ऐसे चला जाएगा। एक चार्ज ऐसे चला जाएगा, एक चार्ज चला जाएगा नीचे से। जो ऊपर से जो चार्ज आएगा तो वो C1 और C2 आ जाएंगे हमारा सीरीज में। तो C1 और C2 का हम निकालेंगे इक्विवेलेंट। तो C1 और C2 का जो इक्विवेलेंट आएगा C12 का, वो हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक, सिमिलरली जो नीचे कैपेसिटर हो गया C3 और C4, ये भी आ जाएंगे सीरीज में। और सीरीज में इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 3 और 4 का, वो हो जाएगा C3 इंटू C4 डिवाइड बाई C3 प्लस C4। और जो टोटल आएगा, टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C, यानी A और C पॉइंट के बीच का जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी इस पूरे अरेंजमेंट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, उसका जो फॉर्मूला बनेगा फाइनली रखना CAB का फॉर्मूला होगा वो C12 प्लस C34 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या आपको, पहले आपको C12 निकाल लेना। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बता दिया। फिर 3 और 4 का निकालोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैसे निकालेंगे वो मैंने C34 निकाल दिया। उसके बाद टोटल जो इक्विवेलेंट आएगा कैपेसिटेंस, उसको क्या करोगे C12 प्लस C34। क्यों किया, क्योंकि जो ऊपर वाला हमारे पास जो रहेगा अरेंजमेंट, ऊपर का कैपेसिटर का जो भी रहेगा अरेंजमेंट ये, और नीचे वाला ये दोनों हो जाएगा पैरेलल में। और जब ये आता है पैरेलल में तो उसको हम सिंपली ऐड करते हैं। इस टाइप का ना आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और ये स्पेशली रहेगा CBSE के लिए, थोड़ा देख सकते हो। नहीं तो ये नीट वाले पूछते हैं ना, नीट वाले में बड़ा उनका फेमस क्वेश्चन है ये। तो ऐसा कोई एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन मैंने को बता दिया क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हमको जो थोड़ा और डिटेल से पढ़ना है वो मैं पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विथ प्रूफ कि ये हम कि मैंने ये जो रेशियो लिखा कि रेशियो आता कहाँ से है ना, यार ना जब ये रेशियो होगा तभी हम ये चीज लिख सकते हैं, है ना। तो ये कंडीशंस है, पहले हम इस कंडीशंस को चेक करेंगे कि C1/C2 इक्वल टू C3/C4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होगा तभी हम ये चीज कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम ये कैलकुलेट करते हैं। बात यहां तक आपको सबको समझ आ गई होगी। बात करते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक को बोलते हैं एनर्जी लॉस इन ए कैपेसिटर, है ना। एनर्जी लॉस कितना होता है कैपेसिटर में, इसका हमारा जो लास्ट चीज पढ़ना है। देखो प्रैक्टिस करना है तो आप चाहते हो एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स है वो आपको प्रैक्टिस कर लेना, वो मैं बता दूंगा कौन कौन प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन बाद में कभी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपसे पूछोगे तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कि आपको एनसीईआरटी से क्या क्या ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। बोलते हैं एनर्जी लॉस इन ए कैपेसिटर, देखो क्या होता है ना।
इसका आपके डायरेक्टली न्यूमेरिकल आता है और ओनली फॉर द सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड में नहीं आता है। तो दिस इज ओनली फॉर द सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड में ये चीज़ नहीं आता है। तो क्या होता है, उससे मान लो कि मैंने कहा कि एक हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, मान लो मैं कहा लेट्स सपोज एक फर्स्ट कैपेसिटर हो गया हमारे पास ये, ठीक है। इस कैपेसिटर का मान लो हमने कहा कैपेसिटेंस C1 है, ठीक हो। इसको हमने V1 वोल्टेज से चार्ज किया, एक वोल्टेज एक बैटरी लगा के हमने चार्ज कर दिया। उस बैटरी का वोल्टेज कितना था V1, और इस पर जो चार्ज आ गया मान लो कितना हो गया Q1। बात समझिएगा, फर्स्ट कैपेसिटर कैपेसिटेंस C1 है, उसको चार्ज किया हमने V1 वोल्टेज से, और इस पर जो चार्ज आ गया वो चार्ज कितना है, वो चार्ज हो गया, मैंने एज्यूम किया वो Q1 चार्ज आ गया। सिमिलरली ऐसे ही बात करते हैं कि एक हमारे पास एक और कैपेसिटर है, ठीक। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 था, इसको हमने एक अलग बैटरी से चार्ज किया जिस बैटरी का वोल्टेज V2 था, और इस पर चार्ज वो आ गया, वो Q2 आ गया चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं बिफोर कनेक्शन। अभी हमने दोनों को अलग अलग चार्ज किया है, ठीक है, बोलता है बिफोर कनेक्शन, ठीक। कहता है कि इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दे आपस में, कैसे कनेक्ट करना है, देखो ऐसा कि इन दोनों को हमने, इन दोनों के वायर को हमने इससे इसे कनेक्ट कर दिया, इस एंड को इस एंड से कनेक्ट कर दिया, इसे बोलते हैं आफ्टर कनेक्शन, है ना। मतलब हमने जब एक से एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो बोलते हैं आफ्टर कनेक्शन। तो अब क्या होगा, देखो कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आता है, पहले जितना था अभी भी इतना ही रहेगा, ठीक। चार्ज चेंज करेगा, वोल्टेज चेंज करेगा, वोल्टेज का क्या हो जाएगा, तो चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज जाएगा, ठीक है। किससे कब जाएगा ये बताते हैं बाद में क्यों जाएगा, लेकिन अगर चार्ज जाएगा क्योंकि किसी एक का वोल्टेज ज्यादा होगा, तो मान लो अगर V1 ग्रेटर देन V2 है, मतलब पहले वाले का वोल्टेज ज्यादा है, दूसरे वाले का वोल्टेज कम है, तो चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर करता है हमेशा, हायर वोल्टेज टू लोअर। मतलब V1 से चार्ज चला जाएगा V2 में ना, C1 से चला जाएगा चार्ज C2 में, यानी C1 कैपेसिटर से चार्ज C2 कैपेसिटर में आ जाएगा। कब तक, जब तक कि दोनों का वोल्टेज इक्वल ना हो जाए। तो मैंने जूम कर लिया कि दोनों का वोल्टेज कितना हो गया V, ठीक। और अब चार्ज भी चेंज हो जाएगा, अब चार्ज हो गया मान लो Q1 डैश, और इस पर जो चार्ज आ गया हो गया Q2 डैश, ठीक। तो क्या सेम रहेगा, पहली बात रखना, वोल्टेज सेम हो जाता है, ठीक। ये हो गया आफ्टर कनेक्शन, ठीक है। कंडीशन क्या आती है, V1 इज ग्रेटर देन V2 होना चाहिए। तो कहते हैं कि बता इस कॉमन पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज द इक्वेशन। तो बोलते हैं पहले निकालते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, ऐसे बोलते हैं कॉमन वोल्टेज, जो मैंने डिनोट किया है V से। तो इस V का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ठीक। ये फॉर्म याद रहेगा, दिस इज द कॉमन फॉर्मूला फॉर द कॉमन पोटेंशियल, है ना। ये कौन सा पोटेंशियल है, ये कॉमन पोटेंशियल है। बात आ गई। अब बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप। तो पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉमन पोटेंशियल, जब भी एग्जाम क्वेश्चन आता है तो हम पहले से पहले कॉमन पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। बात करते हैं कि अब एनर्जी हमने जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर। मतलब जब हम दो कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट कर लेंगे तो एनर्जी का कुछ लॉस होता है, कितना एनर्जी लॉस होता है उसके बात को लेकर हमें कुछ बात करनी है। तो पहले बात करते हैं कि पहले एनर्जी कितनी थी। तो देखो पहले जो एनर्जी थी पहले वाले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होगी, तो हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर। मैंने कहा था दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो इसको हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज के टर्म में। तो इनिशियली यानी बिफोर कनेक्शन, है ना, इसे बोलते हैं इनिशियल, मतलब बिफोर कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इनिशियली जो चार्ज तो एनर्जी होगा पहले कैपेसिटर में कितना होगा, वो हाफ C1 V1 स्क्वायर होगा। दूसरे वाले पे कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो हो जाएगा 1/2 C2 इंटू V2 स्क्वायर, ठीक। आफ्टर कनेक्शन यानी बाद में कितना एनर्जी हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 C1 V स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2 CV2 V स्क्वायर, C2 V स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों का वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया, VV हो गया इसलिए। तो लिखेंगे दोनों का कैपेसिटेंस C1 C2 रहेगा लेकिन दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। कहता है एनर्जी लॉस, तो बोलते हैं जो एनर्जी यानी चेंज इन एनर्जी कितनी आएगी, तो चेंज इन एनर्जी जब भी निकालना होगा तो उसको निकालेंगे हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करके। यानी जो हमें निकाला, जो मैंने लिखा है पर फाइनल और जो लिखा मैंने इनिशियल, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो हमें फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स कि वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यू करके सॉल्व करेंगे तो जो फॉर्मूला आता है, हमें डिस्कस नहीं पढ़ना है, ये आता है 1/2 इंटू C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक। ये इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एनर्जी
लॉस इन ए कैपेसिटर। अब इसको मैंने एनर्जी लॉस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो जब आप फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि फाइनल वाली वैल्यू कम है, इनिशियल वाली वैल्यू ज़्यादा थी। यानी पहले अगर इनिशियल मान लो अगर पहले 10 होगा और फाइनली मान लो अगर 3 हो गया तो 3 - 7, तो 3 - 10 कितना हो जाएगा, -7, मतलब घट जा रही है इसलिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा एनर्जी लॉस इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला जो हमें पढ़ना था। तो ये तो कुछ फॉर्मूला है जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक एनर्जी लॉस का ये फॉर्मूला हो गया ना, दिस इज कॉल्ड एनर्जी लॉस इन ए कैपेसिटर। अच्छा, कभी एग्जाम आएगा तो आप चाहे तो इस माइनस साइन को नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो ना, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब उसने अगर पहले बोल ही दिया कि एनर्जी लॉस है तो मतलब साइन नेगेटिव आने वाला है। तो जब हमें एग्जाम पूछा जाएगा तो हम इस नेगेटिव साइन को नहीं लिखना। ठीक है, पूछेगा एनर्जी लॉस कितना होगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला। सो 4 न्यूमेरिकल है ना, रखना कि 4 न्यूमेरिकल। सो जब भी अगर आपसे पूछा जाए न्यूमेरिकल के लिए तो 4 न्यूमेरिकल है ना, अवॉइड माइनस साइन और यू कैन राइट रिमूव माइनस साइन, है ना। इस माइनस साइन को हटा देना, लिखते हैं रिमूव माइनस साइन, है ना। दिस माइनस साइन को हम हटा देंगे। कौन सा माइनस साइन, इस वाले साइन को हटा देना। ठीक है, रिमूव कर देना, गायब कर देना। ठीक है, इस तरह से हमारा एनर्जी लॉस इन ए कैपेसिटर का हमारा क्वेश्चन बन गया। नहीं, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। अब एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होती है, तो जो एनर्जी लॉस होगी ना, सो दिस एनर्जी लॉस, यानी दिस एनर्जी लॉस बताता हूं क्योंकि आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है कि दिस एनर्जी लॉस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में ये एनर्जी लॉस हो जाती है। तो मैंने कहा कि एनर्जी तो लॉस होने वाला है, लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में, कैसे लॉस होगा, तो एनर्जी लॉस होता है इन द इज एनर्जी लॉस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब यहाँ पर जो वायर लगेगा ना, यहाँ इस वायर में से हीट जनरेट होगा, या फिर जो हमारा कैपेसिटर है इसमें भी क्या होगा, इसमें भी कुछ हीट जनरेट होगा, और हीट होगा तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। यानी वायर क्या होते हैं, हीट हो जाते हैं पूरे, है ना। तो इस टाइप से हमारा चैप्टर हो जाता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप हमारा चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लेना, है ना। चैनल का नाम पता होगा फिजिक्स विद अभिजीत सिंह, ज्वाइन कर लो वहाँ पर टेलीग्राम पे। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन करना। चैनल में ही आप अगर में जाओगे तो वहाँ पर आपको ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। अब जब आप चैनल के डिटेल्स को ओपन करोगे तो आपको उसके ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे वहाँ पर। ठीक है, बाकी अदर सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम वगैरह भी आप यूज करते हो तो वहाँ पर आप फॉलो कर लेना, और यूट्यूब को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको पता चलता रहे कि वीडियो कब कब आने वाला है। ठीक है, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हमको बताएंगे कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा इस साल का, वो भी हम आपको जल्दी आपको हम बता भी देंगे।